स्वागत है आपका हाईवे हॉर्न्स हिंदी पर, जहां हाईवे की हर काली रात अपने साथ एक ऐसा खौफनाक सच लेकर आती है जो आपकी रूह कंपा देगा। अगर आप भी रातों के सन्नाटे और सुनसान रास्तों के भूतिया रहस्यों का सफर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज चलते हैं पतरातू के उन शापित रास्तों पर जहां से आज तक कोई ड्राइवर जिंदा नहीं लौटा। पहाड़ी रास्तों पर जब रात का सन्नाटा पसरता है तो सिर्फ हवाएं नहीं चलती, वह बहरी नहीं करती, बल्कि उन हवाओं के पीछे किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें भी सफर करने लगती हैं। मेरा नाम शंकर है और पिछले 15 सालों से देश के सबसे सुनसान और खतरनाक रास्तों पर ट्रक चलाना ही मेरी जिंदगी रहा है। मैंने कभी किसी ड्राइविंग स्कूल से स्टीयरिंग थामना नहीं सीखा। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब मैं अपने बाबूजी के साथ ट्रक के केबिन में बैठकर ऊंचे ऊंचे घाटों और गहरी खाइयों को निहारा करता था। बाबूजी हमेशा एक बात कहते थे, शंकर, सड़क पर दिखने वाला हर मोड़ उतना सीधा नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। और जब रात के 12 बजे तो अपनी आंखों से ज्यादा अपने भीतर के डर पर भरोसा करना, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी आंखें वो देखने लगती हैं जो सामने वाली ताकत तुम्हें दिखाना चाहती है। उस वक्त बाबूजी की ये बातें मुझे किसी बूढ़े ड्राइवर का अंधविश्वास लगती थीं और दिखाई थी। लेकिन बाबूजी के गुजर जाने के बाद जब आज पहली बार मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर मध्य प्रदेश के लिए निकला, तो मुझे नहीं पता था कि बाबूजी की कही एक एक बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच बनने वाली थी। मेरे साथ इस केबिन में मेरा हेल्पर नंदू बैठा हुआ था। नंदू की उम्र यही कोई 22-23 साल रही होगी। हमेशा चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान रखने वाला, हर मुश्किल वक्त में पुरानी फिल्मों के गाने गुनगुनाने वाला लड़का। जब हम ट्रांसपोर्ट नगर से माल लोड करके निकल रहे थे, तो नंदू ने ट्रक के डैशबोर्ड पर हाथ मारते हुए कहा था, भैया, चिंता काहे करते हो? काका ने मुझे इन रास्तों की एक एक बारीकी सिखाई है। पतरातू का जंगल और उसके खतरनाक घाट ही तो पार करने हैं। रात के 2 बजते बजते हम घाट पार कर लेंगे और सुबह होने से पहले माल गोदाम में सुरक्षित उतर जाएगा। उसकी इस बेफिक्री ने मेरे भीतर के तनाव को थोड़ा कम कर दिया था। ट्रक का विशालकाय पहिया जैसे ही हाईवे को छोड़कर पतरातू की पहाड़ियों और उन घुमावदार रास्तों की तरफ मुड़ा, मौसम में एक अजीब सा भारीपन आ गया। सितंबर की वो रात शरद पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद इतना बड़ा और सफेद चमक रहा था कि लग रहा था जैसे कोई लाश कफन ओढ़े आसमान में तैर रही हो। उस चांदनी की रोशनी जब पतरातू के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पड़ रही थी, तो पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसी लग रही थीं जैसे कोई लंबे लंबे काले हाथ हमारे ट्रक को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हों। शुरुआती 2 घंटे बहुत सामान्य बीते। केबिन के भीतर लगे एफएम रेडियो पर पुराने नगमे बज रहे थे और मैं भी नंदू के साथ बीच बीच में सुर मिला रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 11 बजाए, रेडियो से आने वाली आवाज अचानक भारी होने लगी। गानों के सुर बिगड़ने लगे और देखते ही देखते पूरे केबिन में सिर्फ खर खर की एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। नंदू ने हाथ बढ़ाकर रेडियो का नॉब घुमाया, स्टेशन बदलने की कोशिश की, मगर हर एक ट्यूनर पर सिर्फ वही सन्नाटे को चीरती हुई खरखराहट थी। देखते ही देखते मोबाइल के सिग्नल के टावर भी एक एक करके गायब हो गए। अब हम दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। चारों तरफ सिर्फ हमारे 12 चक्के के भारी भरकम ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट थी और बाहर पसरा हुआ वो खौफनाक सन्नाटा, ऐसी थी जिसे सिर्फ कभी कभी दूर जंगल से आने वाली उल्लुओं की आवाजें ही तोड़ पा रही थी। सड़क पर हमारे अलावा दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया थम गई हो और हम किसी असीम अंधेरे की तरफ बढ़े चले जा रहे हों। नंदू की वो बेफिक्र मुस्कान अब उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। वह बार बार अपनी खिड़की का कांच नीचे गिराकर बाहर घने अंधेरे में झांकने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने बहुत ही धीमी, लगभग कांपती हुई आवाज में कहा, भैया, आपने गौर किया? पिछले आधे घंटे से हमें सामने से आने वाली एक भी गाड़ी नहीं मिली। ना कोई सरकारी बस, ना कोई दूसरा ट्रक। इस रूट पर तो रात में भी गाड़ियों का तांता लगा रहता है ना। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत करते हुए कहा, अरे रात ज्यादा हो गई है नंदू, और फिर इस घाट वाले रास्ते पर अक्सर गाड़ियां रात में रुक जाती हैं। तू फालतू की बातें मत सोच, चुपचाप बैठ। लेकिन सच तो यह था कि मेरा खुद का दिल भी अब अंदर ही अंदर जोर से धड़कने लगा था। मेरे माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आई थीं। ठंडी हवा चल रही थी।
लेकिन केबिन के भीतर का माहौल इतना उमस भरा और भारी हो चुका था कि सांस लेना भी दूभर लग रहा था। तभी अचानक ट्रक की तेज हेडलाइट की रोशनी सड़क के बाईं तरफ लगे एक बेहद पुराने जंग खाए लोहे के बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड को देखते ही मेरे पैर अपने आप ब्रेक के पैडल पर जाने लगे और जो कुछ उस पर लिखा था उसने हमारी रीढ़ की हड्डी में डर का एक बर्फीला करंट दौड़ा दिया। उस पुराने टूटे हुए बोर्ड पर पीले रंग से लिखा हुआ था, जिसे वक्त ने जगह जगह से धुंधला कर दिया था, लेकिन जो शब्द बिल्कुल साफ साफ चमक रहे थे, उन्हीं "ताया रहते थे, वरहेरी सावधान। पूर्णिमा की रात सूर्यास्त के बाद पतरातू वन क्षेत्र के भीतर रुकना या अकेले घूमना मौत को दावत देना है। इस इलाके में निशाचरी का वास है।" और सबसे अजीब बात यह थी कि उस बोर्ड के निचले हिस्से पर किसी ने लाल रंग से, जो शायद सूख चुका खून था, एक उंगली का निशान बनाकर लिखा था, "वह तुम्हें पुकारेगी।" नंदू ने जैसे ही उन शब्दों को पढ़ा, उसने तुरंत अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाला और एक पुराना तांबे का ताबीज बाहर निकाला। उसने उस ताबीज को अपने माथे से लगाया और बहुत ही धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाने लगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए हंसने का नाटक किया। "क्या नंदू, तू भी इन पुरानी कहानियों और भूत प्रेत के चक्करों में पड़ गया? ये सब गांव के लोगों की बनाई कहानियां होती हैं, ताकि रात में कोई सरकारी लकड़ी की चोरी ना कर सके।" नंदू ने मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह हमेशा रहने वाली चंचलता नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से फैल चुकी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने बहुत ही गंभीर होकर कहा, "नहीं भैया, ये कोई कहानी नहीं है। बाबूजी जब इस रास्ते पर आते थे, तो वो हमेशा मुझसे कहते थे कि पतरातू का ये टुकड़ा शापित है। यहाँ की मिट्टी इंसानों का खून मांगती है। उन्होंने मुझसे साफ कहा था कि नंदू, अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें जंगल के भीतर से किसी औरत के पैरों की पायल की आवाज सुनाई दे, तो चाहे सामने खाई ही क्यों ना आ जाए, ट्रक की रफ्तार कम मत करना, बस भागते रहना।" नंदू की आवाज में जो खौफ था, वह बनावटी नहीं था। उसकी कांपती उंगलियां उस ताबीज को इतनी जोर से भींचे हुए थीं कि उसकी उंगलियों के पड़े पोर सफेद पड़ गए थे। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक पूरे केबिन का वातावरण एकदम शांत हो गया। ट्रक के इंजन की भारी आवाज भी जैसे किसी गहरी धुंध में दब गई और ठीक उसी पल ट्रक की दाईं तरफ के घने काले बांस के झुरमुटों के पीछे से एक आवाज आई, छन छन छन। वह बहुत ही धीमी लेकिन एकदम स्पष्ट आवाज थी, जैसे कोई औरत बहुत ही सलीके से धीरे धीरे अपने पैरों में चांदी की भारी पायल पहने हुए सूखी पत्तियों पर चल रही हो। मेरे हाथ अनायास ही कांपने लगे। मैंने क्लच दबाकर गियर बदला और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो आवाज पीछे छूटने का नाम नहीं ले रही थी। वह हमारे 12 चक्के के ट्रक की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य वजूद ट्रक की खिड़की के ठीक बाहर हवा में तैरते हुए हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहा हो। नंदू ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थीं और वह जोर जोर से अपने ताबीज को पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा था। मेरा दम घुटने लगा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना जाने कितने डरावने किस्से सुने थे, लेकिन जब डर खुद आपकी खिड़की पर आकर दस्तक देने लगे, तो सारे हौसले पस्त हो जाते हैं। मैंने अपनी नजरें सड़क से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाई। मैं बस यही सोच रहा था कि किसी भी तरह यह घाट का रास्ता पार हो जाए और हम किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। तभी अचानक दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दी। इस घने खौफनाक जंगल के बीचों बीच वह रोशनी किसी डूबते हुए इंसान को तिनके के सहारे जैसी लगी। नंदू ने भी अपनी आंखें खोली और उस रोशनी को देखकर राहत की एक लंबी सांस ली। "भैया, देखो, आगे शायद कोई ढाबा है। भगवान का शुक्र है, गाड़ी वहीं रोक लो भैया।" उरे पाम पश्या, थोड़ी देर इंसानों के बीच बैठेंगे तो ये पागलपन दिमाग से निकलेगा। मैंने भी बिना सोचे समझे ट्रक की रफ्तार उस रोशनी की तरफ बढ़ा दी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं 2 मिनट और उस सन्नाटे में रहा, तो मैं सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह रोशनी कोई सहारा नहीं, दिशु इशु, बल्कि मौत का बिछाया हुआ एक ऐसा जाल थी जिससे निकलना नामुमकिन होने वाला था। जैसे जैसे हमारा ट्रक उस पीली रोशनी के करीब पहुंचा, घने जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना लकड़ी और टीन की छत से बना ढाबा उभर कर सामने आया। ढाबे के बाहर एक बहुत पुराना पीला बल्ब लटक रहा था जो हवा के झोंकों के साथ हिल रहा था।
जिससे वहां बनने वाली परछाइयां बेहद अजीब और डरावनी लग रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उस सुनसान आधी रात के वक्त भी उस ढाबे के बाहर दो तीन बड़े बड़े पुराने मॉडल के ट्रक खड़े थे। ढाबे के आंगन में लकड़ी के तख्तों और बेंचों पर कुछ लोग बैठे हुए थे। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई खामोशी से चाय के कुल्हड़ को थामे हुए था। मैंने राहत की सांस लेते हुए ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। जैसे ही भारी भरकम इंजन बंद हुआ, पूरे इलाके में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो कानों को चुभने वाला था। नंदू और मैं ट्रक के केबिन से नीचे उतरे। नीचे पैर रखते ही मुझे महसूस हुआ कि वहां की हवा बहुत ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि हमारे मुंह से भाप निकल रही थी, जबकि सितंबर के महीने में इतनी ठंड होने का कोई तुक नहीं था। हम दोनों जैसे ही ढाबे के आंगन की तरफ बढ़े, वहां बैठे हुए मुसाफिरों की हलचल अचानक बंद हो गई। वे जो भी कर रहे थे, चाहे बीड़ी पीना हो या आपस में बात करना, सब कुछ एक झटके में थम गया। उन सब की गर्दनें धीरे धीरे हमारी तरफ घूमी। मैंने गौर किया कि उनमें से कोई भी इंसान अपनी पलकें नहीं झपका रहा था। वे बस अपनी पथराई हुई सूनी आंखों से हमें लगातार घूरे जा रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल मिट्टी के पुतलों की तरह। नंदू ने चुपके से मेरी शर्ट का कोना पकड़ा और फुसफुसाया, भैया, यहाँ कुछ बहुत अजीब है। इन लोगों को देखो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? चलिए यहाँ से निकलते हैं। मैंने नंदू को ढांढस बंधाते हुए कहा, अरे ड्राइवर लोग हैं, रात के सफर में थक गए होंगे, तू डर मत। मैं ढाबे के काउंटर की तरफ बढ़ा, जहां एक बूढ़ा आदमी, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और बाल पूरी तरह सफेद थे, एक बड़ी सी लोहे की केतली में चाय उबाल रहा था। भट्टी की लाल आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी भयावह लग रहा था। मैंने कहा, बाबा, 2 कुल्हड़ कड़क चाय मिलेगी? बहुत लंबा सफर है, नींद आ रही है। उस बूढ़े ने अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे मोतियाबिंद की एक आखिरी स्टेज हो। उसने बिना कुछ बोले बस अपनी सूखी झुर्रीदार उंगली से सामने की बेंच की तरफ इशारा कर दिया। हम दोनों एक कोने की बेंच पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही मैं पानी पीने के लिए पलटा और दोबारा बाहर सड़क की तरफ देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मात्र 3 सेकंड के भीतर जो ट्रक बाहर खड़े थे, वे गायब हो चुके थे। सड़क पूरी तरह खाली थी और जब मैंने घबराकर वापस बेंचों की तरफ देखा, वहां बैठे हुए वे सारे मुसाफिर भी गायब थे। पूरी बेंचें खाली पड़ी थीं। सिर्फ उनकी जलाई हुई बीड़ियों का धुआं अभी भी हवा में तैर रहा था। आंगन में हमारे अलावा कोई नहीं था। सिर्फ अनदान सिर्फ मैं, पूनम, कोयास्टे, अकोनिनान, मैं, नंदू और वह काउंटर पर खड़ा बूढ़ा ढाबा मालिक। नंदू का चेहरा इस कदर सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वह खड़ा हो गया और कांपते हुए चिल्लाया, भैया, वे सब कहाँ गए? अभी तो यहाँ लोग थे। ये क्या हो रहा है भैया? मेरा अपना गला भी सूख चुका था। मैंने काउंटर पर खड़े उस बूढ़े की तरफ देखा, जो अभी भी उसी तरह खामोशी से चाय छान रहा था। जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि अभी अभी उसके ढाबे से 5-6 जीते जागते इंसान हवा में विलीन हो गए थे। मैं कांपते कदमों से उस बूढ़े ढाबा मालिक के पास गया। मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही थी। फिर भी मैंने अपनी पूरी ताकत बटोर कर पूछा, बाबा, वो लोग कहाँ गए जो अभी यहां बैठे थे? और उनके ट्रक, वो सब एक पल में कहां गायब हो गए? उस बूढ़े ने चाय का एक कुल्हड़ मेरे सामने रखा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 2 पत्थरों को आपस में घिसा जा रहा हो। उसने कहा, बेटा, इस रास्ते पर जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। तुम लोग पहली बार पूर्णिमा की रात को पतरातू के इस हिस्से में आए हो ना? मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उस बूढ़े ने अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाला और कुछ कागज के नोट निकालकर काउंटर पर रख दिए। उसने कहा, ये देखो, ये वो पैसे हैं जो अभी वे लोग देकर गए हैं। मैंने जैसे ही उन नोटों को देखा, मेरी सांसें मेरे हलक में अटक गईं। वे 10 और 5 रुपए के नोट थे, लेकिन वे आज के जमाने के नहीं थे। वे सन 1970 और 1980 के दशक के पुराने नोट थे, जो सालों पहले बंद हो चुके थे। उन नोटों पर अजीब सी सड़न की बदबू थी, जैसे वे किसी कब्र से निकाले गए हों। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये वे मुसाफिर हैं
जो पिछले 40 सालों में इस पतरातू घाट पर हुए अलग अलग ट्रक हादसों में मारे गए थे। जब भी पूर्णिमा की रात आती है, इनकी आत्माएं इसी तरह यहाँ आती हैं। मुझे देवपुनिया ने नायनी थोड़ी देर बैठती हैं, अपनी यादों को ताजा करती हैं और फिर अपने अपने खड्डों में लौट जाती हैं। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते बेटा, ये तो बस भटके हुए साए हैं। नंदू ने रोते हुए कहा, भैया मुझे यहां नहीं रुकना, मुझे घर जाना है भैया, गाड़ी चालू करो। लेकिन वह बूढ़ा तुरंत आगे बढ़ा और उसने अपने ठंडे बेजान हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ का स्पर्श ऐसा था जैसे मैंने किसी बर्फ की सिला को छू लिया हो। उसने अपनी सफेद आंखों से सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, जाने की जल्दी मत करो ड्राइवर। अगर अपनी और इस बच्चे की जान प्यारी है तो आज की रात इसी ढाबे की चौखट के भीतर काट लो। रात के 3 बजे के बाद यह जंगल शांत हो जाता है और क्या तब निकल जाना। लेकिन अगर अभी गए तो आगे वो खड़ी है जो इंसानों के जिस्म का गोश्त खाती है और उनके खून से अपनी प्यास बुझाती है। मैंने अपने हाथ को झटके से छुड़ाया। मेरे दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ बाबूजी की बातें थीं, इस बूढ़े की खौफनाक चेतावनी थी, और दूसरी तरफ मेरा वो लाखों रुपए का सामान था जिसे मुझे सुबह तक हर हाल में पहुंचाना था। मुझे लगा कि शायद यह बूढ़ा और इसके साथी मिलकर मुझे डरा रहे हैं ताकि रात में जब मैं यहाँ सो जाऊं खास पाऊंगा तो ये मेरा पूरा ट्रक लूट सके। आजकल हाईवे पर ऐसी गैंग्स बहुत सक्रिय हैं जो भूत प्रेत का नाटक करके ट्रक ड्राइवरों को लूट लेती हैं। मैंने नंदू की तरफ देखा और कहा, नंदू डर मत, ये सब इन लोगों का नाटक है, ये हमें लूटने के चक्कर में है। चल ट्रक में बैठ, हमारे पास 12 चक्के की भारी गाड़ी है, कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। मैंने जेब से आज के जमाने का 100 का नोट निकाला, काउंटर पर फेंका और उस बूढ़े की तरफ बिना देखे ट्रक की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही हमने ट्रक का दरवाजा खोला, जो कुछ हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। जैसे ही मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया, 12 चक्के की वो विशाल मशीन एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जाग उठी। हेडलाइट्स की 2 तेज किरणें सामने के अंधेरे रास्ते को चीरने लगी। मैंने गियर डाला और क्लच छोड़ते हुए ट्रक को आगे बढ़ा दिया। नंदू अभी भी सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था और खिड़की के कांच को ऊपर चढ़ा रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में एक आखिरी बार उस ढाबे की तरफ देखा ताकि यह तसल्ली कर सकूं कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। और जैसे ही मेरी नजर उस शीशे पर पड़ी, मेरा हक दाहिन स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ इतनी सख्त हो गई कि मेरे नाखून मांस में धंसने लगे। शीशे के भीतर जो ढाबा अभी पूरी तरह खाली हो चुका था, वहां अचानक से वे सारे मुसाफिर दोबारा बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बार उनके चेहरे वो नहीं थे जो मैंने पहले देखे थे। शीशे के भीतर उनके असली रूप नजर आ रहे थे। किसी का आधा सिर कटा हुआ था और खोपड़ी के भीतर का भेजा बाहर लटक रहा था। किसी की आंखें अपनी सॉकेट से बाहर निकलकर गालों पर झूल रही थीं। और एक ड्राइवर का पूरा धड़ बीच से फटा हुआ था जिससे उसकी आंतें नीचे फर्श पर रेंग रही थीं। वे सब के सब शीशे के भीतर से सीधे मुझे देख रहे थे और उनके चेहरों पर एक शैतानी थी, बारिश मुस्कान थी। सबसे भयानक बात यह थी कि वे सब एक साथ अपने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा कर रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और सिर को झटके से घुमाकर सीधे पीछे मुड़कर देखा। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब मैं अपनी आंखों से सीधे पीछे देख रहा था तो वहां सिर्फ खाली ढाबा और वो बूढ़ा खड़ा था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर दोबारा साइड मिरर पर जाती, वो खौफनाक लाशों का मेला फिर से जिंदा हो जाता। मैंने नंदू को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जानता था कि अगर नंदू ने यह देख लिया तो वह डर के मारे केबिन के भीतर ही दम तोड़ देगा। मैंने एक्सेलरेटर पर अपना पैर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक 40, 50, सुई पाई सकी 60 की रफ्तार पकड़ने लगा। पतरातू के इन संकरे और जलेबी नुमा घाटों पर इतनी रफ्तार से ट्रक चलाना साक्षात मौत को बुलावा देना था। लेकिन पीछे जो मंजर था, उससे बचने के लिए मैं ट्रक को उड़ाने के लिए भी तैयार था। हम ढाबे से करीब 2 किलोमीटर आगे निकल आए होंगे कि अचानक केबिन के भीतर मौसम फिर से बदल गया। पूरी तरह बंद खिड़कियों के बावजूद कहीं से एक बेहद ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया। वह हवा इतनी ठंडी थी कि केबिन के कांच पर अंदर की तरफ से धुंध जमने लगी, और उस हवा के साथ ही पूरे ट्रक के भीतर मोगरे के फूलों की एक बहुत ही तेज, मीठी और मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल गई। वह खुशबू इतनी गहरी थी कि मेरा सिर चकराने लगा। मेरी आंखें भारी होने लगी।
कानों में वही पायल की आवाज दोबारा गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी, बल्कि एक मधुर संगीत जैसी लग रही थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग से ढीली पड़ने लगीं और ट्रक धीरे धीरे सड़क के किनारे बनी गहरी खाई की तरफ मुड़ने लगा। तभी अचानक पूरे जंगल को चीरती हुई एक भयानक आवाज आई, धड़ाम! जैसे किसी ने ट्रक के पिछले लोहे के कंटेनर पर पूरी ताकत से एक बहुत बड़ा पत्थर दे मारा हो। उस झटके से पूरा 12 चक्के का ट्रक हवा में थोड़ा उछल गया और मेरी नींद एक झटके में उड़ गई। उस भयानक आवाज और झटके ने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को बाईं तरफ मोड़ा। ट्रक के टायर सड़क के किनारे की गिट्टियों पर जोर से घिसटते हुए चीख उठे और गाड़ी किसी तरह खाई में गिरने से बच गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी। बगल की सीट पर बैठा नंदू जोर जोर से हाँफ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? गाड़ी खाई में चली जाती। आपने सुना पीछे क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे माल पर हमला किया है। मैंने अपनी सांसों को काबू में करते हुए कहा, नंदू, वो खुशबू तूने सूंघी? नंदू ने जैसे ही हवा में सूंघा, उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। मोगरे की वो खुशबू अब धीरे धीरे सड़ते हुए मांस की बदबू में तब्दील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे केबिन के भीतर ही कोई हफ्तों पुरानी लाश रख दी गई हो। नंदू ने घबराकर कहा, भैया ये उसकी माया है, वो आ गई है। हमें उस ताबीज की शक्ति पर भरोसा रखना होगा। काका ने कहा था कि ये ताबीज जब तक मेरे पास है, कोई बुरी ताकत हमारे केबिन के भीतर कदम नहीं रख सकती। माँ थी। नंदू ने अपनी शर्ट के अंदर से उस तांबे के ताबीज को दोबारा निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उस ताबीज को अपनी हथेली पर रखा, हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह ताबीज जो चमकीले तांबे का था, वह धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने काला पड़ने लगा था। ताबीज के ऊपर बने पवित्र धागे से अचानक छोटा सा धुआं निकलने लगा, जैसे उसे किसी अदृश्य आग ने झुलसा दिया हो। मात्र कुछ सेकंड के भीतर वह पवित्र धागा सड़कर राख की तरह नीचे गिर गया और तांबे का वह ताबीज पिघलकर काले बदबूदार कोयले के टुकड़े में बदल गया। नंदू ने चीखते हुए उस जलते हुए कोयले को अपनी हथेली से नीचे गिरा दिया। उसकी हथेली पर छाला पड़ चुका था, बावा का था, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा झटका उसके दिमाग को लगा था। उसका सुरक्षा कवच, उसका वो चमत्कारी ताबीज जिस पर उसे पूरा भरोसा था, वह इस जंगल की काली शक्ति के सामने एक तिनके की तरह जलकर भस्म हो चुका था। नंदू रोने लगा। उसकी बेफिक्री, उसका साहस, सब कुछ उस पिघलते हुए ताबीज के साथ खत्म हो चुका था। वह घुटनों के बल सीट पर बैठ गया और अपना सिर दोनों हाथों से ढक लिया। भैया अब हम नहीं बचेंगे। वो ताबीज भी खत्म हो गया। वो बहुत शक्तिशाली है भैया, वो हमें मार डालेगी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। सामने का रास्ता बिल्कुल सूना था और पीछे से आने वाली बदबू और वो पायल की आवाज अब और भी करीब आ चुकी थी। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक आकृति उभर कर सामने आई। वह आकृति सफेद कपड़ों में थी और उसने अपने दोनों हाथ फैला रखे थे, जैसे वह हमारे इस भारी भरकम ट्रक को अपने दम पर रोकने के लिए खड़ी हो। मैंने जैसे ही सड़क के बीचों बीच उस सफेद कपड़े वाली आकृति को देखा, मेरे पैर अपने आप ब्रेक के पैडल पर जम गए। इतने भारी ट्रक को 60 की रफ्तार पर अचानक रोकना असंभव था। ट्रक के ब्रेक शू से चिंगारियां निकलने लगीं और एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ ट्रक रुकते रुकते उस आकृति से महज कुछ इंच की दूरी पर जाकर रुका। केबिन के भीतर हम दोनों झटके से आगे की तरफ गिरे। जैसे ही मैंने संभल कर सामने देखा, हेडलाइट की तेज रोशनी सीधे उस आकृति पर पड़ रही थी। वह एक आदमी था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने अपने नुकीले नाखूनों से उसके सीने और पेट को चीर दिया हो। उसके पूरे बदन से खून बह रहा था, जो उसकी सफेद शर्ट को पूरी तरह लाल कर चुका था। उसका बायां हाथ अजीब तरह से टूटा हुआ था और हड्डी चमड़ी को फाड़कर बाहर निकली हुई थी। वह आदमी हाँफ रहा था, ओ डायरम, सारा दे रहा था बाव, और उसकी आंखों से पानी नहीं बल्कि लाल खून के आंसू बह रहे थे, जो उसके गालों पर जम चुके थे। उसने ट्रक के बोनट पर अपने खून से सने हाथ मारे और चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ, वो पीछे आ रही है। अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो वो मुझे खा जाएगी। मुझे अंदर ले लो, भगवान के लिए मुझे अंदर ले लो। नंदू ने खिड़की से उसे देखा और रोते हुए मुझसे कहा, भैया
ये तो कोई इंसान है। देखो इसकी क्या हालत हो गई है। इसे अंदर बुला लो भैया, नहीं तो कोई जानवर इसे खा जाएगा। मेरे दिमाग में तुरंत उस बूढ़े ढाबा मालिक की आखिरी बात गूंज उठी। आए आगे कोई भी मदद मांगे, गाड़ी मत रोकना, क्योंकि इस जंगल में हर मदद मांगने वाला इंसान नहीं होता। मैंने नंदू का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं नंदू, हम गाड़ी नहीं खोलेंगे। तूने देखा नहीं इसका ताबीज कैसे जल गया। इस जंगल में जो कुछ दिख रहा है वो सब छलावा है। मैं ट्रक आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन वह आदमी जैसे ही समझ गया कि मैं गाड़ी आगे बढ़ाने वाला हूं, भुवन तारी पाऊं मैं रही हूं, उसने एक अमानवीय छलांग लगाई और हमारे ट्रक के दाईं तरफ के दरवाजे के हैंडल को पकड़कर लटक गया। उसने खिड़की के कांच पर अपना लहूलुहान चेहरा दे मारा। उसकी आंखें जो बिल्कुल पास से दिख रही थीं, उनके भीतर की पुतलियां पूरी तरह से गायब थीं। वहां सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। वह खिड़की को अपने सिर से पीटने लगा और उसकी आवाज जो पहले एक लाचार इंसान की थी, वह धीरे धीरे बदलने लगी। वह आवाज भारी, गूंजती हुई और भयानक होने लगी। खोल, दरवाजा खोल शंकर, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तूने ही तो मुझे बुलाया है। नंदू ने जब उस आदमी की आंखें देखी, उसकी की तो उसकी चीख निकल गई। वह समझ गया था कि यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि वही मौत है जिसका जिक्र बाबूजी किया करते थे। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए गियर डाला और एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। ट्रक उस लटके हुए साए के साथ ही आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह साया खिड़की से हटने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, वह लटकती हुई खौफनाक आकृति खिड़की पर अपने सिर को और जोर जोर से मारने लगी। कांच पर खून के लथपथ निशान बनते जा रहे थे और उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। मैंने स्टीयरिंग को जोर जोर से दाएं बाएं घुमाया ताकि झटके से वह आकृति नीचे गिर जाए। 2-3 तेज झटकों के बाद वह आकृति आखिरकार हैंडल छोड़कर नीचे सड़क पर गिर गई। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वह सड़क पर गिरने के बाद भी शांत नहीं बैठी। वह 4 पैरों पर, बिल्कुल किसी आदमखोर जानवर की तरह, हमारे ट्रक के पीछे अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ने लगी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह धीरे धीरे ट्रक के पिछले हिस्से के समानांतर आ रही थी। मैंने नंदू से कहा, नंदू, खिड़की से दूर हट जा, बस सामने देख, हमें किसी भी तरह इस पतरातू घाटी को पार करना है। लेकिन तभी ट्रक के भीतर की बदबू अचानक से और ज्यादा बढ़ गई। वह सड़न इतनी भयानक थी कि मेरी आंखों में जलन होने लगी। और तभी पीछे की सीट से, जहां हम लंबी ट्रिप पर सोने के लिए गद्दा रखते हैं, एक आवाज आई। वह किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज थी। एक ऐसी हंसी जो सीधे आपके दिमाग की नसों को झकझोर दे। मैंने कांपते हुए केबिन के भीतर लगे छोटे रियर व्यू मिरर में देखा, जो केबिन के अंदर के हिस्से को दिखाता है। उस गद्दे पर जहां कोई नहीं होना चाहिए था, वही घायल आदमी बैठा हुआ था जिसे हमने अभी अभी बाहर सड़क पर गिराया था। वह वहां बैठकर अपने टूटे हुए हाथ की हड्डी को खुद अपने दूसरे हाथ से मरोड़ रहा था और उसकी टूटने की आवाज चट 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 पूरी केबिन में गूंज रही थी। उसने अपनी सूनी काली आंखों से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मैंने कहा था ना, तुम बाहर तो दरवाजा बंद कर सकते हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी रूह के भीतर समा चुका हूं, तो मुझे अंदर आने से कैसे रोकोगे। नंदू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह पूरी तरह से सुध-बुध खो बैठा। वह अपनी सीट से नीचे फर्श पर गिर गया और स्टीयरिंग के नीचे जाकर छिप गया। वह जोर जोर से कांप रहा था और उसके मुंह से सिर्फ झाग निकल रहा था। अब मैं पूरी तरह से अकेला था। मेरे बगल में मेरा भाई जैसा हेल्पर अधमरा पड़ा था। पीछे एक साक्षात शैतान बैठा था और सामने का रास्ता देखकर मेरे होश उड़ गए। हेडलाइट की रोशनी में मुझे फिर से वही पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। सावधान, पूर्णिमा की रात। मेरी चीख निकल गई। मैं पिछले आधे घंटे से 60 की रफ्तार पर गाड़ी चला रहा था। पतरातू के इस घाट वाले रास्ते पर इस रफ्तार से तो हम जंगल के पार पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन हम घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ गए थे जहां से यह खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था। हम एक अंतहीन शापित टाइम लूप में फंस चुके थे, जहां रास्ता कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। रास्ते का दोबारा घूमकर उसी बोर्ड पर आ जाना मेरे हौसले को पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी था।
पीछे बैठा वो छलावा जोर जोर से हंस रहा था और उसकी हंसी के साथ ही ट्रक के भीतर का तापमान इतना गिर गया कि स्टीयरिंग व्हील पर बर्फ की एक पतली परत जमने लगी। मेरे हाथ पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। गियर बदलना भी अब एक असीम दर्द जैसा लग रहा था। मैंने रोते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। पीछे बैठे उस साए ने अपने लंबे काले नाखूनों वाले हाथ को आगे बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे किसी ने जलती हुई सुई मेरे मांस में चुभो दी हो। उसने बहुत ही मीठी सम्मोहक आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए शंकर, मुझे बस तुम्हारा यह जिस्म चाहिए। देखो, बाहर चांद कितना खूबसूरत है। ट्रक रोको, चलो हम दोनों इस चांदनी रात में पतरातू की इन ठंडी वादियों में घूमेंगे। उसकी आवाज में अब वही मोगरे की खुशबू दोबारा लौटने लगी थी। मेरा दिमाग फिर से सुन्न होने लगा। मुझे लगने लगा कि हाँ, ये ट्रक चलाना, ये माल पहुंचाना, ये सब कितनी बेकार चीजें हैं। क्यों ना मैं ट्रक रोक दूं और इस सुंदर आवाज के साथ जंगल में चला जाऊं। तभी फर्श पर पड़े नंदू ने, जो शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, पूरी ताकत लगाकर मेरे पैर को जोर से चींटी काटी। उस तीखे दर्द से मेरा दिमाग एक बार फिर जागा। मैंने देखा कि ट्रक का अगला पहिया सड़क छोड़कर सीधे एक बहुत बड़ी चट्टान की तरफ बढ़ रहा था। अगर मैं एक सेकंड और होश में नहीं आता तो हमारा ट्रक उस चट्टान से टकराकर परखच्चे उड़ जाता। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को घुमाया और ब्रेक दबाए। ट्रक एक तीखे मोड़ पर घूम गया। जैसे ही ट्रक घूमा, सामने की हेडलाइट की रोशनी सीधे सड़क के किनारे खड़े एक बहुत ऊंचे पेड़ पर पड़ी और जो कुछ उस पेड़ की टहनी पर लटका था, उसे देखकर मेरी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर उलटी लटकी हुई एक औरत थी। उसके पैर टहनी से बंधे थे और उसका पूरा धड़ नीचे हवा में झूल रहा था। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसका मुंह, उसका जबड़ा किसी अजगर की तरह पूरा फटा हुआ था, जिसके भीतर नुकीले काले दांत साफ दिख रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि इस जंगल की रानी निशाचरी थी। उसने जैसे ही हमारे ट्रक को देखा, पेड़ से नीचे एक अमानवीय छलांग लगाई और सीधे हमारे ट्रक के सामने वाले विंडशील्ड पर आकर लैंड किया। उस भयानक डायन के ट्रक के सामने वाले कांच पर गिरते ही पूरा विंडशील्ड तड़क गया। उसके लंबे नुकीले नाखून कांच को चीरते हुए अंदर की तरफ आने लगे। उसका चेहरा मेरे चेहरे से महज 1 फीट की दूरी पर था, जो कांच के उस पार से मुझे घूर रहा था। उसका चेहरा किसी इंसानी औरत का नहीं था। उसकी त्वचा सूखी हुई मिट्टी की तरह फटी हुई थी, जिसमें से काला गाढ़ा लिक्विड बह रहा था। उसकी सांसों से सड़ते हुए चूहे जैसी भयानक बदबू आ रही थी, जो कांच की दरारों से केबिन के भीतर आ रही थी। उसने कांच पर अपने सिर से वार करना शुरू किया। हर वार के साथ कांच की दरारें बड़ी होती जा रही थीं और छोटे छोटे टुकड़े मेरे चेहरे पर आकर गिर रहे थे, जिससे मेरे गालों पर कट लग गए थे ये और खून बहने लगा था। पीछे बैठा वो छलावा भी अब अपने असली रूप में आ चुका था। उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले के चारों तरफ लपेट दिए थे और मेरा दम घुटने लगा था। सामने से निशाचरी कांच तोड़ रही थी। इच्छी सांस रे। पीछे से वो साया मेरा गला घोंट रहा था और फर्श पर नंदू बेहोश पड़ा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा कि बस आज शंकर की जिंदगी का आखिरी सफर पतरातू का यही शापित घाट बनने वाला है। बाबूजी, मुझे माफ कर देना। मैं आपके दिए अनुभवों से भी खुद को नहीं बचा पाया। मेरी पकड़ स्टीयरिंग से पूरी तरह छूट गई। ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ रहा था। तभी मेरी टूटती हुई नजर ट्रक के डैशबोर्ड पर पड़ी, जहां बाबूजी की एक बहुत पुरानी धुंधली सी तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर को देखते ही मेरे कानों में बाबूजी की वो आखिरी बात गूंज उठी जो उन्होंने अपनी वसीयत के वक्त मुझसे कही थी। शंकर, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं और सामने मौत खड़ी हो तो डरना मत। अपने ट्रक को ही अपनी ढाल बना लेना। ये 12 चक्के की मशीन सिर्फ लोहा नहीं है, इसमें तुम्हारी मेहनत का खून दौड़ता है। इसे कभी रुकने मत देना। बाबूजी की उस आवाज ने मेरे भीतर मरती हुई ऊर्जा को एक आखिरी बार जगा दिया। मैंने अपने दोनों पैरों को समेटा। पीछे बैठे साए के हाथों की परवाह किए बिना मैंने अपने दाएं पैर से एक्सेलरेटर को फर्श से सटा दिया, पूरी ताकत से। ट्रक का इंजन अपनी आखिरी क्षमता पर चीख उठा। 80, 90, 100 कुछ गया और मारा मोरा है नहीं।
ट्रक की रफ्तार इतनी हो गई कि केबिन के भीतर की हवा भी चीखने लगी। विंडशील्ड पर बैठी वो चुड़ैल रफ्तार के इस अचानक बढ़ने से अपना संतुलन खोने लगी। उसने कांच को और जोर से पीटा, लेकिन रफ्तार का जो दबाव था वह उसे पीछे की तरफ धकेल रहा था। सामने देखा, रास्ता अभी भी वही था, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं ब्रेक पर पैर नहीं रखूंगा। 100 की रफ्तार पर वो 12 चक्के का भारी भरकम ट्रक किसी विनाशकारी बवंडर की तरह पतरातू के उस खतरनाक घाट पर दौड़ रहा था। विंडशील्ड पर बैठी निशाचरी अपने लंबे नाखूनों को कांच में गड़ाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा का भारी दबाव उसके सूखे, बेजान जिस्म को पीछे खींच रहा था। उसके मुंह से निकलने वाली वो अमानवीय चीखें अब ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट में दबने लगी थीं। मेरे गले पर पीछे बैठे साये की पकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई थी। मेरी सांसें रुक रही थीं। चेहरे की नसें फूलकर नीली पड़ चुकी थीं। उछीती थीं, मगर मेरा पैर एक्सेलरेटर पर लोहे की तरह जम चुका था। अचानक सामने की सड़क पर एक बहुत ही तीखा घुमावदार मोड़ आया। यह वही मोड़ था जहां वह जंग लगा बोर्ड लगा हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में इस मोड़ पर गाड़ी को 20 की रफ्तार पर भी मोड़ना जुआ खेलने जैसा था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया, और स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से दाईं तरफ घुमा दिया। ट्रक के बाईं तरफ के 6 चक्के एक पल के लिए जमीन से पूरी तरह ऊपर उठ गए। ऐसा लगा कि ट्रक हवा में तैर रहा हो। गाड़ी के भीतर रखा लाखों का सामान एक दूसरे से टकराकर पूरी तरह तबाह होने लगा, लेकिन उस पल सामान की कीमत मेरी और नंदू की जान से ज्यादा नहीं थी। उस भयानक मोड़ के झटके और हवा के दबाव के कारण विंडशील्ड पर बैठी चुड़ैल आखिरकार अपनी पकड़ खो बैठी। वह एक दर्दनाक चीख के साथ ट्रक के सामने से उखड़ी और सीधे पीछे की तरफ हवा में उड़ गई। जैसे ही वह गाड़ी से अलग हुई, पीछे बैठे उस छलावे की मेरे गले पर पकड़ भी अचानक ढीली हो गई। उसने एक भयानक चीख मारी, नहीं, तुम इस सीमा को पार नहीं कर सकते शंकर। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर केबिन के भीतर ही धुएं की तरह बिखर गया। केबिन की वह सड़न भरी बदबू एक झटके में गायब हो गई। ट्रक के चारों पहिए दोबारा जमीन पर आ गिरे। एक बहुत बड़े हिचकोले के साथ गाड़ी सीधे रास्ते पर आ गई। मैंने अपनी आंखें खोली। सामने का मंजर बदला हुआ था। वह जंग लगा बोर्ड पीछे छूट चुका था और दूर सड़क पर सुबह की पहली बेहद हल्की नीली किरण आसमान के छोर पर उभरती हुई दिखाई दे रही थी। रात का वह असीम अंधेरा अब धीरे धीरे छंट रहा था। मैंने तुरंत क्लच दबाकर ट्रक की रफ्तार कम की और गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। इंजन को बंद करते ही पूरे इलाके में एक बहुत ही शांत प्राकृतिक सन्नाटा पसर गया। यह वो खौफनाक सन्नाटा नहीं था, यह सुबह की ताजी हवा का सन्नाटा था। मैंने स्टीयरिंग पर अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं बच गया था। हम मौत के उस कुएं से बाहर आ चुके थे। रोने के बाद जब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, सौंत पे काट आने न हुआ, तो मुझे तुरंत फर्श पर पड़े नंदू का ख्याल आया। मैं अपनी सीट से नीचे झुका और नंदू के कंधे को हिलाया। नंदू, उठ भाई, देख सुबह हो गई है। हम बच गए नंदू, वो चुड़ैल पीछे छूट गई। नंदू के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसका बदन पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था और उसके चेहरे पर अभी भी वही खौफ जमा हुआ था। मैंने घबराकर उसकी कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज ढूंढने की कोशिश की। बहुत देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर बहुत ही धीमी रुक रुक कर चलने वाली धड़कन मेरी उंगलियों से टकराई। वह आंखें अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसके मुंह से निकला झाग अब सूख चुका था। मैंने बिना समय गंवाए ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया। अब दिन का उजाला पूरी तरह से फैल चुका था। पतरातू का वो घाट और जंगल जो रात में किसी नरक जैसा लग रहा था, वह धूप की रोशनी में एक बेहद खूबसूरत और शांत वादी जैसा दिखाई दे रहा था। कोई भी इंसान दिन में इस घाटी के इन घुमावदार रास्तों को देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि रात में यह क्या खेल खेला जाता है। मैंने ट्रक की रफ्तार सामान्य रखी और करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम घाटी की सीमा से पूरी तरह बाहर आ गए। सामने एक छोटा सा कस्बा दिखाई दे रहा था जहां एक सरकारी अस्पताल का बोर्ड लगा था। मैंने ट्रक को सीधे अस्पताल के गेट के सामने रोका। चिल्लाते हुए डॉक्टरों और कंपाउंडरों को बाहर बुलाया। वे लोग स्ट्रेचर लेकर आए और नंदू को अंदर ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच करने के बाद मुझसे पूछा, यह लड़का किसी बहुत बड़े सदमे में है,
इसके दिल की धड़कनें बहुत अनियंत्रित हैं। क्या रात में कोई एक्सीडेंट हुआ था? मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, लेकिन मेरे पास उसे बताने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अगर मैं उसे बताता कि रात में हमारे साथ क्या हुआ, तो वह मुझे पागल समझकर पुलिस के हवाले कर देता। मैंने बस इतना कहा, "सरा, तौमियारान, आरा, ओबामा, एंटा, स्वाइप्तीत।" रात में पतरातू घाट पर जंगली जानवरों ने हमारे ट्रक को घेर लिया था। यह लड़का डर गया। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, "ठीक है, हम इसे सेडेटिव दे रहे हैं। इसे होश आने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। तुम तब तक बाहर इंतजार करो।" मैं अस्पताल के बाहर बेंच पर आकर बैठ गया। मेरी पूरी शर्ट पसीने और खून से लथपथ थी। मैंने राहत की सांस ली कि चलो, देर से ही सही, लेकिन हम दोनों सुरक्षित हैं और माल भी सुरक्षित है। अस्पताल की बेंच पर बैठे बैठे मुझे करीब 2 घंटे हो चुके थे। धूप अब काफी तेज हो चुकी थी। मेरे बदन का दर्द अब धीरे धीरे उभर रहा था। स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ने के कारण मेरी उंगलियों के जोड़ सूज गए थे। तभी अचानक मेरी पैंट की जेब में रखे मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। मैंने चौंक कर फोन निकाला। स्क्रीन पर देखा तो हमारे ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक सेठ दीनदयाल का फोन था। रात भर नेटवर्क ना होने के कारण उनसे कोई बात नहीं हो पाई थी। मैंने फोन उठाया और कहा, "हेलो मालिक, प्रणाम। मालिक, माल बिल्कुल सुरक्षित है। हम पतरातू की घाटी पार कर चुके हैं। बस थोड़ा सा वाकया हो गया था। नंदू की तबीयत खराब हो गई है, तो मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ। दोपहर तक माल गोदाम में अनलोड हो जाएगा मालिक।" मुझे उम्मीद थी कि मालिक मेरी यह बात सुनकर खुश होंगे कि इतनी कठिन रात के बाद भी मैंने माल को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन फोन के उस पार से जो आवाज आई, उसने मेरे बचे कुचे होश भी उड़ा दिए। मालिक की आवाज में कोई खुशी नहीं थी, थी, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और गुस्सा था। उन्होंने कहा, "शंकर, तू ये क्या बकवास कर रहा है? तू कहाँ है? और ये नंदू के बारे में क्या बोल रहा है?" मैंने हैरान होकर कहा, "आप क्या पाक जी जी मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पतरातू के आगे जो सरकारी अस्पताल है, वहीं हूँ। नंदू अंदर वार्ड में भर्ती है। रात में बहुत बड़ी आफत आ गई थी मालिक।" मालिक ने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए बहुत ही भारी और गंभीर आवाज में कहा, "शंकर, तू पागल हो गया है या रात में तूने बहुत ज्यादा दारू पी ली है? तू कौन से नंदू की बात कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि कल शाम को जब तू माल लोड करके निकल रहा था, उसे उसे ठीक 1 घंटे पहले गोदाम के पीछे भारी इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर क्रेन से नीचे गिर गया था और उस कंटेनर के नीचे दबने से नंदू की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसका शव तो कल रात से ही पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है। तू अकेले ही ट्रक लेकर निकला था शंकर। तेरे साथ गाड़ी में कोई नहीं था।" मालिक के मुंह से निकले वो शब्द मेरे कानों में किसी बम के धमाके की तरह गूंजे। फोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे कंक्रीट के फर्श पर गिर गया और उसका स्क्रीन चकनाचूर हो गया। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। माथे पर फिर से वही बर्फीला पसीना आ गया जो रात में उस चुड़ैल को देख कर आया था। मालिक क्या कह रहे थे? नंदू की मौत कल शाम को ही हो गई थी, तो फिर कल रात से मेरे बगल की सीट पर बैठकर जो लड़का बातें कर रहा था, जिसने ताबीज निकाला था, जिसने मेरे पैर में चींटी काटी थी, वो कौन था? मैं पागलों की तरह अस्पताल के भीतर दौड़ा। रिसेप्शनिस्ट को धक्का देते हुए मैं सीधे उसी वार्ड की तरफ भागा जहां डॉक्टरों ने नंदू को स्ट्रेचर पर ले जाकर लिटाया था। मेरे पीछे 2 वार्ड बॉय भी चिल्लाते हुए दौड़े, "हे भाई, कहां जा रहे हो? अंदर जाना मना है।" लेकिन मैं कुछ सुनने की स्थिति में नहीं था। मैंने वार्ड का भारी दरवाजा दोनों हाथों से धक्का देकर खोला। वार्ड के भीतर का नजारा देखकर मेरी चीख मेरे गले में ही घुट गई। वहां 3 बेड थे और तीनों बेड बिल्कुल खाली थे। बेड की सफेद चादरें बिल्कुल साफ सुथरी थीं, जैसे मोमपिली, जैसे उन पर कोई लेटा ही ना हो। उस बेड पर कोई नंदू नहीं था, वहां कोई डॉक्टर नहीं था। पूरा कमरा बिल्कुल सुनसान था और खिड़की से धूप की तेज रोशनी अंदर आ रही थी। तभी पीछे से डॉक्टर ने आकर मेरा कंधा पकड़ा और गुस्से में कहा, "तुम यहां अंदर कैसे आ गए? और ये क्या तमाशा लगा रखा है?" मैंने डॉक्टर के कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रोते हुए चिल्लाया, "डॉक्टर साहब, आशायम को आराम। वो लड़का कहाँ है जिसे मैं अभी 2 घंटे पहले स्ट्रेचर पर लेकर आया था? आपने ही तो कहा था कि उसे सेडेटिव दिया है। कहाँ है वो?" डॉक्टर ने मेरे हाथ को झटके से हटाया और बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देखते हुए कहा, "तुम होश में तो हो भाई? तुम सुबह अकेले आए थे। तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी,
तुमने हमसे पट्टी करवाई और बाहर जाकर बैठ गए। तुम्हारे साथ कोई नया ही लड़का नहीं था। तुम स्ट्रेचर की बात कर रहे हो? सुबह से इस अस्पताल में कोई नया मरीज स्ट्रेचर पर नहीं आया है। तुम अकेले ही पागलों की तरह बड़बड़ा रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर बहुत बड़ा हथौड़ा मार दिया हो। मैं वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। डॉक्टर और वार्ड बॉय मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भागा हुआ कैदी हूं। क्या यह सच था? क्या रात भर मेरे साथ कोई नहीं था? क्या वो सब मेरे दिमाग का कोई मतिभ्रम था? लेकिन वो ताबीज का जलना, वो नंदू का चिल्लाना, सब कुछ इतना असली था कि मैं उसे झुठला नहीं पा रहा था। मैं पागलों की तरह अस्पताल से बाहर निकला और सीधे अपने ट्रक की तरफ भागा। ट्रक का दरवाजा जो अभी भी खुला हुआ था, मैंने उसके भीतर छलांग लगाई। मैंने केबिन के भीतर देखना शुरू किया। बगल की सीट बिल्कुल खाली थी, धूल जमी हुई थी। लेकिन तभी मेरी नजर नीचे फर्श पर स्टीयरिंग व्हील के ठीक नीचे गई, जहां नंदू डर के मारे छुपा हुआ था। वहां फर्श पर काले कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। यह वही ताबीज था जो जलकर पिघल गया था। मैंने कांपते हाथों से उस कोयले के टुकड़े को उठाया। वह अभी भी हल्का सा गर्म था, और जैसे ही मैंने उसे अपनी हथेली पर रखा, पूरे केबिन के भीतर फिर से मोगरे के फूलों की बहुत ही धीमी खुशबू तैरने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। इसका मतलब मैं पागल नहीं था। रात में कोई तो था मेरे साथ। अगर नंदू की मौत शाम को हो गई थी, तो मेरे साथ जो वजूद था वह नंदू की आत्मा थी, जो अपने वादे के मुताबिक मेरे साथ इस सफर पर आई थी ताकि वह मेरी जान बचा सके। बाबूजी ने सच कहा था कि इन रास्तों पर साए चलते हैं। नंदू मरकर भी अपना फर्ज निभा गया। उसने खुद को मिटा दिया, लेकिन मुझे उस निशाचरी का शिकार नहीं बनने दिया। मैंने उस कोयले के टुकड़े को अपनी जेब में रखा और रोते हुए ट्रक को गोदाम की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस उस अंतहीन नरक का पहला पन्ना था। दोपहर के 1 बजे तक मैं ट्रक लेकर मुख्य शहर के औद्योगिक इलाके में बने उस बड़े गोदाम पर पहुंच गया। धूप इतनी तेज थी कि तारकोल की सड़कें पिघल रही थीं। लेकिन मेरे भीतर का वो बर्फीला खौफ अभी भी कम नहीं हुआ था। गोदाम के बड़े बड़े लोहे के शटर खुले हुए थे और वहां काम करने वाले मजदूर माल उतारने की तैयारी कर रहे थे। मैंने ट्रक को बैक करके अनलोडिंग प्लेटफॉर्म पर लगा दिया। गोदाम का मैनेजर आज पता और गवाह राजा रमेश अपने हाथ में एक क्लिप बोर्ड और पेन लिए बाहर आया। उसने मुझे देखा और चौंक गया। अरे शंकर, तेरी ये क्या हालत हो रखी है? विंडशील्ड का कांच पूरा टूटा हुआ है, चेहरे पर खून के निशान हैं। क्या रास्ते में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया था क्या? मैंने बिना उसकी आंखों में झांके हुए कहा, नहीं रमेश भाई, घाट पर एक पेड़ की डाली टूटकर गिर गई थी। उस शीशा ने गिरी थी, उसी से कांच फूटा। तू जल्दी से माल अनलोड करवा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मजदूरों ने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला और लाखों रुपए का सामान नीचे उतारने लगे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पूरा ट्रक खाली हो चुका था। रमेश ने अपने क्लिपबोर्ड पर रसीद बनाई और साइन करने के लिए मेरी तरफ बढ़ाया। उसने कहा, ले शंकर, माल पूरा सही सलामत है, एक भी पेटी कम नहीं है। तू सचमुच बहुत पक्का ड्राइवर है। इस हालत में भी तूने माल को एक खरोंच तक नहीं आने दी। मैंने रसीद ली और जैसे ही उस पर साइन करने के लिए पेन उठाया, मेरी नजर रसीद के निचले हिस्से पर पड़ी, जहां माल प्राप्त करने वाले और माल लौट करने वाले के गवाह के साइन होते हैं। वहां गवाह के कॉलम में नीली स्याही से बहुत ही साफ अक्षरों में एक साइन किया हुआ था। वहां लिखा था नंदू, और उस साइन के ठीक नीचे खून की एक छोटी सी बूंद अभी भी गीली थी, सीकी पास नदी, जो रसीद के कागज पर धीरे धीरे फैल रही थी। मैंने रमेश का हाथ पकड़ा और कांपते हुए पूछा, रमेश, ये साइन किसने किया यहाँ पर? ये नंदू का साइन यहाँ कैसे आया? रमेश ने मुझे बहुत ही हैरान और डरी हुई नजरों से देखा और कहा, क्या हो गया है तुझे शंकर? ये साइन तो तूने खुद ही किया था जब तू माल चेक कर रहा था। तूने ही तो कहा था कि आज तू अपने भाई नंदू के नाम से साइन करेगा। तू ये सब क्यों पूछ रहा है? गोदाम से निकलने के बाद मेरे भीतर सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं बची थी। मैंने ट्रक को वहीं ट्रांसपोर्ट नगर के गैरेज में खड़ा कर दिया, इशिरा ही मुझे दिया, जहां मिस्त्री विंडशील्ड का कांच बदलने वाले थे। मैंने किसी से कोई बात नहीं की। गैरेज के लड़कों ने मुझसे पूछा भी कि भैया ये कांच पर नाखूनों के निशान कैसे हैं, मगर मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। मैं एक ऑटो पकड़कर सीधे अपने घर की तरफ निकल पड़ा।
मुझे बस अपनी माँ के पास जाना था, उनकी गोद में सिर रखकर इस खौफनाक दुस्वप्न को भूल जाना था। शाम के 6 बज चुके थे जब मैं अपने छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचा। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सफेद कपड़े पहने हुए कुछ लोग आंगन में बैठे थे और अंदर से औरतों के रोने की आवाजें आ रही थीं। मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया था कि यह भीड़ किसके लिए है। नंदू का घर हमारे घर से महज 2 गली दूर था, लेकिन उसकी लाश को शायद हमारे ही मोहल्ले के लोग देखने आए थे, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अच्छा, दूल्हे नेमो नहीं था, सिवाय उसकी एक बूढ़ी दादी के। मैं जैसे ही आंगन के भीतर गया, मेरी माँ बाहर आई। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे सीने से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। शंकर, तू ठीक तो है ना बेटा? कल रात से मेरा जिया बहुत घबरा रहा था। जब से सुना कि गोदाम में उस बेचारे नंदू के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे बस तेरी चिंता खाए जा रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत लौट आया। मैंने माँ को अलग किया और सूखे होंठों से पूछा, माँ, नंदू की दादी कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है। माँ ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, वो तो कल रात से ही बदहवास पड़ी है बेटा। लेकिन एक बात बहुत अजीब हुई। कल रात के करीब 12 बजे जब हम सब नंदू के घर पर ही बैठे थे, तो उसकी दादी अचानक खड़ी हो गई और हवा में हाथ हिलाकर कहने लगी, देख शंकर, मेरा नंदू तेरे साथ जा रहा है, उसे संभाल कर रखना। हम सब ने सोचा कि बुढ़िया सदमे में पागल हो गई है, लेकिन बेटा, तू तो अकेले ही गया था ना। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला जहां वह पिघला हुआ ताबीज रखा था। वह ताबीज अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वहां सिर्फ काली राख बची थी जो मेरी जेब के कपड़े को काला कर चुकी थी। उसी शाम को मोहल्ले के लोगों ने मिलकर नंदू के अंतिम संस्कार की तैयारी की। श्मशान घाट पर अंधेरा पूरी तरह से पसर चुका था। चिता सजाई जा चुकी थी और उस पर नंदू का बेजान क्रेन से कुचला हुआ शव लेटा हुआ था। उसके चेहरे को सफेद कफन से ढक दिया गया था, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह पहचान में नहीं आ रहा था। मैं चिता के बिल्कुल पास खड़ा था। श्मशान की आग की लपटें जब आसमान की तरफ उठ रही थीं, तो उनकी लाल रोशनी में मुझे फिर से वही पतरातू के जंगल का दृश्य याद आने लगा। मुझे लग रहा था कि अभी भी वो पायल की आवाज कहीं आसपास गूंज रही है। मोहल्ले के पंडित ने मुझसे कहा, शंकर, तू नंदू के बहुत करीब था। बाबूजी के बाद तूने ही उसे काम सिखाया। चल, इसके मुखाग्नि की रस्म में हाथ लगा। मैंने जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में लिया। जैसे ही मैं चिता के पास पहुंचा और उसके चेहरे के पास उस आग को ले गया, अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके से नंदू के चेहरे पर ढका हुआ वह सफेद कफन एक तरफ से उड़ गया। जैसे ही कफन हटा, चिता पर लेटी हुई उस लाश का चेहरा देखकर मेरे हाथ से वह जलती लकड़ी नीचे गिर गई। वह चेहरा नंदू का नहीं था। चिता पर जो शव लेटा हुआ था, उसकी त्वचा सूखी मिट्टी की तरह फटी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारे की तरह खुली हुई थीं और उसके होंठों पर वही शैतानी विकृत मुस्कान थी जो रात में विंडशील्ड पर बैठी उस चुड़ैल के चेहरे पर थी। उसने अपनी जलती हुई चिता के भीतर से ही सीधे मेरी तरफ देखा और उसके सूखे काले होंठ हिले। बिना किसी आवाज के, सिर्फ शब्दों का आकार बनते हुए उसने मुझसे कहा, मैंने कहा था ना शंकर, रास्ता कभी खत्म नहीं होता। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद की और चीख पड़ा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, तो वहां सिर्फ नंदू का कुचला हुआ इंसानी चेहरा था, जो आग की लपटों में धीरे धीरे घिर रहा था। लोग मुझे पकड़कर पीछे ले गए। क्या हुआ शंकर? सदमे से इसकी भी दिमागी हालत खराब हो गई है। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे समझ आ चुका था कि वह निशाचरी श्मशान तक आ चुकी थी। श्मशान से भागकर मैं सीधे अपने घर आया और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माँ बाहर से कुंडी पीटती रही, शंकर, दरवाजा खोल बेटा, खाना खा ले, शायद ऐसे कब तक डरेगा? मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी, सारे पर्दे गिरा दिए। कमरे के भीतर पूरी तरह से अंधेरा था। मैं बिस्तर के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। आया था, शायद दोनों घुटनों को अपने सीने से सटा लिया। रात के 11 बज चुके थे। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। आसमान में आज पूर्णिमा का दूसरा दिन था। चांद अभी भी काफी बड़ा और चमकदार था। उसकी सफेद रोशनी खिड़की के पर्दों की दरारों से छनकर फर्श पर आ रही थी। मेरा पूरा बदन डर से कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि हर एक परछाई जो कमरे में हिल रही है,
वह वही चुड़ैल है। तभी अचानक कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए मेरे टूटे हुए मोबाइल की स्क्रीन, जिसे मैंने टेबल पर रखा था, एक तेज रोशनी के साथ जल उठी। स्क्रीन पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन उस पर एक नया नोटिफिकेशन चमक रहा था। व्हाट्सएप पर एक नया मैसेज आया था। मैंने कांपते कदमों से टेबल की तरफ कदम बढ़ाए, मोबाइल को हाथ में उठाया। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी, बस एक काला घेरा था। मैंने कांपती उंगली से उस मैसेज को खोला। मैसेज में एक वीडियो फाइल थी जो करीब 10 सेकंड की थी, और उसके नीचे टेक्स्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तीसरी राम, पीछे मुड़कर मत देखना। मेरा दम घुटने लगा। मैंने उस वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो बहुत ही धुंधला था, जैसे रात के वक्त किसी केबिन के अंदर से शूट किया गया हो। जैसे ही वीडियो प्ले हुआ, मुझे समझ आया कि वह दृश्य क्या था। वह मेरे ही ट्रक के केबिन का अंदर का नजारा था। कैमरे का एंगल ऐसा था जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठकर स्टीयरिंग पर बैठे मेरे हिस्से की वीडियो बना रहा हो। वीडियो में मैं साफ दिख रहा था, उसी था जो पागलों की तरह 100 की रफ्तार पर ट्रक चला रहा था और जोर जोर से रो रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वीडियो के आखिरी 3 सेकंड में कैमरा धीरे से नीचे की तरफ झुकता है और फर्श पर पड़े नंदू के चेहरे को दिखाता है। फर्श पर पड़ा वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद मैं था, शंकर। मेरा अपना ही जिस्म वहां लहूलुहान पड़ा हुआ था और मेरे सीने पर वही ताबीज पिघल रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे हाथ से मोबाइल दोबारा नीचे गिर गया। मेरा पूरा अस्तित्व, मेरी पहचान, मेरा सच, सब कुछ एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अगर फर्श पर पड़ा हुआ वो शख्स मैं था, तो फिर स्टीयरिंग पर बैठकर जो गाड़ी चला रहा था, वह कौन था? और आज जो यहाँ इस कमरे में बैठकर यह सब सोच रहा है, वह कौन है? क्या मैं सचमुच उस रात के हादसे में मर चुका हूँ? क्या मेरी आत्मा अभी भी पतरातू घाटी के उस अंतहीन टाइम लूप में फंसी हुई है और यह घर, यह माँ, यह श्मशान, सब कुछ उस निशाचरी का रचा हुआ एक भ्रम है? तभी कमरे के भीतर की हवा अचानक से फिर से बदलने लगी। बंद खिड़कियों और दरवाजों के बावजूद कहीं से एक बेहद ठंडी, बर्फीली हवा का झोंका आया। कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि मेरी सांसें जमने लगीं और मुंह से सफेद भाप निकलने लगी। और उस हवा के साथ ही पूरे कमरे के भीतर मोगरे के फूलों की वही बहुत ही तेज, मीठी और मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल गई। वह खुशबू इतनी गहरी थी कि मेरा दम घुटने लगा। तभी मेरे बंद कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से आंगन की तरफ से एक आवाज आई। वह किसी के धीरे धीरे चलकर मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ आने की आवाज थी। कदमों की आहट बिल्कुल साफ थी। क्षण क्षण क्षण। आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई और तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन दोबारा जल उठी। इस बार कोई मैसेज नहीं आया था, बल्कि एक इनकमिंग कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, बाबूजी। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया, ग्रीन बटन को स्वाइप किया और कान से लगाया। फोन के उस पार से बाबूजी की आवाज नहीं थी। वहां से एक बहुत ही मधुर, सुंदर स्त्री की आवाज आई, जो बहुत ही धीमी लोरी गुनगुना रही थी। वही लोरी जो मैंने उस रात पतरातू में सुनी थी। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे अपने आप नीचे की तरफ घूमने लगी। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। बाहर कोई आंगन नहीं था, बाहर कोई मां नहीं थी। दरवाजे के उस पार सिर्फ पतरातू की वही असीम, घनी, काली घाटी और जंगल था, जहां शरद पूर्णिमा की सफेद चांदनी पेड़ों के बीच तैर रही थी। और उस रास्ते के बीचों बीच विंडशील्ड को फाड़कर बाहर निकली हुई वो निशाचरी खड़ी थी, जिसने अपना हाथ मेरी तरफ फैला रखा था। उसके होंठों पर वही मुस्कान थी और उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, सफर खत्म हो गया शंकर, चलो अब अपने असली घर चलो। मैंने अपनी आंखें बंद की और इस बार मैंने खुद को उस अंधेरे के हवाले कर दिया। पतरातू का वो जंगल कभी किसी को नहीं छोड़ता, कभी नहीं। तो दोस्तों, बास तुम, कैसी लगी आपको पतरातू के जंगलों और उस खौफनाक निशाचरी की यह दिल दहला देने वाली दास्तान? क्या शंकर सचमुच उस रात काल के गाल में समा गया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाईवे हॉर्न्स हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।